स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर मैं सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे ईडी का पेपर नहीं है। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर है। ये टोटल 1.5 घंटे का पेपर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम दिया है वो पूरा ईडी और वर्कशॉप दोनों का दिया हुआ है। तो यहाँ पे 90 मिनट का टाइम है, 1.5 घंटे का। ठीक है, जिसमें आपको मैं टोटल 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आपको सारा क्वेश्चन को पूरा का पूरा पहले वॉच करना है, उसके बाद फिर इन सारे क्वेश्चन को अपने से ट्राई करना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद जो आंसर मैं बताऊंगा या जैसे मैं सॉल्व करके बताऊंगा वैसे आपको उसको देख लेना है, एक बार समझ लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इसी वीडियो पे आना है और क्वेश्चन को केवल देखना है, उसके बाद आंसर खुद से बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो मैं पार्ट बी यहाँ पे पार्ट ए को मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ, वर्कशॉप कैलकुलेशन को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको और लोगों के साथ शेयर करिए, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, आप उससे इसमें ज्वाइन हो जाइए और यहाँ पे आप क्वेश्चन मेरे साथ डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चंस इंग्लिश में जरूर दिए हुए हैं, बट मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि 0.01, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, पहले आपको क्या करना होता है, आंसर को कट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0.1 दिया है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर होना ही नहीं, क्योंकि ये तो केवल 0.1 है। ठीक है, और ये वाला केवल 0.01 है, ये भी नहीं होना है। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, 2 ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो टोटल पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक। तो 3 अंक वाला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, 4 अंक वाला है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब आंसर यही होगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 0.1 इंटू 0.01। तो आपको करना क्या होता है, मैंने बताया था कि केवल नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, 1 आ गया। अब उसके बाद नंबर सब कोई बचा नहीं, तो आपको क्या करना है कि पॉइंट्स को काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो टोटल 3 अंक होने चाहिए। तो आप इधर अपने मन से जितने जीरो बढ़ाना चाहे उतने बढ़ा सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है पॉइंट लगा, इसमें 1 2 3 अंक हो गए, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब आपका यही आंसर सही होगा। ठीक है, तो आपको मैं दोनों तरीके से एकदम डिटेल में अच्छे समझा दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करिए बिना स्किप किए हुए। अब यहाँ पे देखें दूसरा क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर, जो शुद्ध पानी है उसका आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 62 मीटर क्यूब, एंड इट्स मास, इसका जो द्रव्यमान है, मास है, इतना दिया हुआ है। मतलब जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध पानी, उसका आयतन दिया हुआ है, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, तो आपको डेंसिटी बतानी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, अगर आपको मान लीजिए डेंसिटी का फार्मूला नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखें जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे देखें किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर के पावर में -3 है ना, तो वो नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब बनेगा। किलोग्राम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मास, यानी द्रव्यमान। और मीटर क्यूब, देखिए मीटर क्यूब यहाँ पे दिया है, मीटर क्यूब को क्या बोला इसने, आयतन, वॉल्यूम। तो द्रव्यमान बटे आयतन ही क्या होता है, घनत्व। तो ये फार्मूला आपका बन गया कि द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर फार्मूला नहीं याद होता है तो आपको इस तरह से जज करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 62, और ये कितना दिया हुआ है, 62,000। सॉरी, यहाँ पे द्रव्यमान मैंने उल्टा रख दिया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, 62,000 और ये कितना दिया है, 62। तो ये इससे कट जाएगा एक बार में, और कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1000। ऊपर देखिए किलोग्राम है, नीचे क्या है, मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर के पावर में -3। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इतना। अब कोई रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 5 and 3, देन इट्स एरिया इज, तो 5 और 3 के रेशियो में है। तो आप ये समझिए कि जो लेंथ है इसकी वो 5x है, ठीक है, और जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है, 3x है। तो पेरीमीटर के कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि मैं इसके, देखिए पहले मैं ओरली आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए पहले अगर आप x, अगर ऐसे नहीं सपोज करते, तो आप समझिए 5 लंबाई है और 3 चौड़ाई है।
तो इधर वाला भी 5 होगा और इधर वाला भी 3 होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 5 5 10, 3 13, 3 16, यानी 16 की वैल्यू कितना दे रखा है भाई। पेरीमीटर का मतलब होता है बाहरी भुजाओं का योग, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अब 16 की वैल्यू दे रखा है 320 मीटर, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 से इधर डिवाइड हो जाएगा, 320/16, ठीक है। अब 16 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो अब जो आपकी अब यहाँ देखिए, अगर आपको लंबाई निकालनी है तो आपको 5 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो एक की वैल्यू अगर 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 100 मीटर। तो आपको लंबाई पता चल गई कि कितनी होगी, 100 मीटर। और अगर आप एक की वैल्यू अगर 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 से इसमें भी करेंगे, तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 मीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 60 मीटर आ गई। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलता है, क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी, लंबाई हो गया 100, चौड़ाई हो गई 60। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 जीरो हो गया, 6 का 1 में करेंगे तो 6000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई भी मीटर में होता है, चौड़ाई भी मीटर में, तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, 6000 मीटर स्क्वायर, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ फोर्स ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज। अब कोई भी बल है, कोई भी फोर्स है, अगर उसको ग्रेविटी के साथ यानी जी के साथ अगर पुल किया जाता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है वो। देखिए बल क्या होता है, एफ इंटू एफ को यानी किसी भी बल को और ग्रेविटी के साथ अगर पुल किया जाएगा तो क्या बनेगा, डब्लू, वेट, क्योंकि डब्लू इक्वल टू क्या होता है, एम जी, ठीक है ना। बल का मतलब क्या हो गया, एक तरह से हो गया द्रव्यमान, ठीक है। अब द्रव्यमान को जब ग्रेविटी के साथ आप पुल करेंगे तो क्या बनेगा, वेट ही तो बनेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। देखिए बल को अगर ग्रेविटी के साथ खींचेंगे तो बल तो बनेगा नहीं, ठीक है, बल तो अपने आप में ही है, जब उसको पुल करेंगे तो वो कुछ और बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन अपने आप ही कटे हो जाएगा और मास भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा ऑप्शन, वेट, ठीक है। द यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक, ठीक है। कैलोरी तो देखिए नहीं होता है, ठीक है। कैलोरी किसका मात्रक होता है, उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, ठीक है। अर्घ किसका होता है, ठीक है, अर्घ क्या होता है, ये सीरियस मात्रक होता है, एसआई की ये बात नहीं होता है, ठीक है। 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा का मात्रक है वो क्या होगा, जूल होगा। अब जूल इसलिए होगा क्योंकि ये पूछा है एसआई मात्रक, अगर ये पूछता सीरियस यूनिट तो क्या हो जाता, अर्घ हो जाता, ठीक है। और 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, द वेट ऑफ क्यूब मटेरियल ऑफ 40 सेंटीमीटर साइड, मतलब क्यूब मटेरियल है, मतलब कैसा है, घनाकार है, ठीक है। उसका साइड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, हुज डेंसिटी इज इतना ग्राम पर सीसी, ठीक है ना। तो इसका वेट पूछा हुआ है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, वेट का आंसर आना है केजी में, ठीक है ना। वेट का आंसर किस में आना है, किलोग्राम में आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखें वेट का आंसर आपको देना है किलोग्राम में। यहाँ पे बोल रहा है कि इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले क्या है, क्यूब का मटेरियल है। तो अगर आप, क्यूब का मतलब होता है घन, तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, ये क्यूब होता है, ठीक है। तो ये कितना है, 14 का क्यूब। तो 14 का क्यूब अगर आप करेंगे तो आपको आयतन पता चल जाएगा। तो 14 इंटू 14 इंटू 14 3 बार होगा, ठीक है। 14 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो अब देखें आपको क्या करना है। अब अगर आप जब इसका आयतन आ गया तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 सीसी के लिए कितना ग्राम है, 7.8 ग्राम। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि इतना ग्राम पर सीसी, मतलब 1 सीसी यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है, इतना ग्राम है, ठीक है। तो आपके पास कितने सेंटीमीटर है, 14 इंटू 14 इंटू 14 सीसी, ठीक है। तो अब 1 से डायरेक्ट इतना हुआ है तो मतलब इसका इसमें क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो 7.8 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 ग्राम। अब ये सारा आंसर ग्राम में है, बट आपको आंसर किस में देना है, किलोग्राम में देना है, ठीक है। ऑप्शन ऐसे नहीं है, किलोग्राम में देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा।
क्योंकि 1000 क्या होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/1000, ठीक है। तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको कैसे करेंगे, पहले आपको इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 2 से इसको कट करें तो ये हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 500। फिर 2 से कट करेंगे तो 7, ये कितना हो जाएगा 250। फिर 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर यहाँ पे इसको कट मत करिए, कट करना थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि अगर 1000 अगर नीचे है तो आपको कट करने की जरूरत नहीं है, सीधे ऊपर का मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 78 यानी 7.8, 14 का 14 में करेंगे तो 196 इंटू 14 डिवाइड बाई कितना हो गया 1000 हो गया। थोड़ा ऑप्शन की तरफ देखें तो 21, 25, 44, 34 यानी थोड़ा सा नज़दीक पड़ रहा है 21 और 25, तो इसलिए थोड़ा सा इसको चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 21403 ये मिल रहा है 21403.2 कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो है तो 3 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21.4 kg। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है, जो मैंने टिक कर दिया था ऐसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 15 मीटर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 90 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा, और इसको 15 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मीटर को क्या बना देंगे, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, मीटर की जगह पे बस सेंटीमीटर लिखा है। आप एक चीज ध्यान रखिए, जितना सब कुछ लिखा हुआ था मैंने उतना ही लिखा, बस यहाँ जो मीटर लिखा है बस उसकी जगह पे मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, ठीक है। तो ऊपर बचा 9, नीचे क्या बचा 15 इंटू 10, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या मिला, ऊपर मिल गया 3 और नीचे क्या मिल गया 10 इंटू 5 कितना हो गया 50। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले समझे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का हिंदी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसको P से दिखाते हैं। आपको ध्यान होगा कि P इक्वल टू मैंने पढ़ाया था mgh, कि अगर कोई पानी भरा हुआ होता है, ठीक है, कोई अगर पानी टैंक में भरा हुआ है h ऊंचाई तक, तो वहां से जो बाहर निकलता था कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया था, या किसी वस्तु को अगर आप h ऊंचाई तक ऊपर फेंकते हैं तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या होती है, mgh होती है, ठीक है। यानी ग्रेविटी के विरुद्ध में उसको ऊपर जाना पड़ता है, तो वहां पे जो एनर्जी काउंट होती है क्या होती है, mgh होती है। इसको ध्यान रखिएगा कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो mgh होती है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, हाफ mv² होती है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा होती क्या है कि वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर दे। तो वस्तु के स्थिति में, जैसे मान लीजिए बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये h ऊंचाई ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पहुंच गया, तो इसकी स्थिति में, पोजीशन में इसके क्या हो गया, स्थिति या पोजीशन में इसके क्या हो गया, चेंजेज हो गया, तो इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ऐसा किस केस में हो रहा है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए रोटेटिंग व्हील, ये तो रोटेटिंग एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। वाटर इन ओवर हेड टैंक, मतलब टैंक भर जाए तो उसके ऊपर का जो पानी है उस पर स्थितिज ऊर्जा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो स्थिर ही रहेगा, ये भी नहीं होगा। ब्लोइंग व्हील, विंड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि ये जब हवा बहती है तो चलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोइंग वाटर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोइंग वाटर। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों डिफिनेशन ध्यान में रखिएगा, आपको एकदम याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, परसेंटेज ऑफ काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज। डिनोमिनेटर का मतलब हर, यानी प्रतिशत एक इस तरह का भिन्न है, प्रतिशत एक इस प्रकार का भिन्न है कि जिसका हर कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिशत होता है इसकी वैल्यू होती है 1/100। तो अगर इसकी बात करें तो ये होता है अंश और ये होता है हर। तो यहाँ पे आपका हर पूछा है तो ऑप्शन कौन सा होगा, 100 होगा। अगर आपसे अंश पूछता तो इसका आंसर 1 होता, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें कह रहा है, सिंपल सा इसमें है कि सीधे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करने से पहले अगर इसको फोकस करें
तो यहाँ देखिए 12846 दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा 12846, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 593 प्लस 407, ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा, तो आप इसको ऐड कर दीजिए 12846। जब इसको ऐड करेंगे तो 7 3 10 0, 9 1 10 0, 5 4 9 1 10, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो नंबर है पहले उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12846 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा, उसके बाद जो जीरो बचे होते हैं उसको हम लोग उतार लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप अगले क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है कि 26 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे x का वैल्यू पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 26 इंटू 26, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। अब आपको क्या करना रहेगा, अब पक्षांतर करना है, मतलब इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ कर दीजिए और x को यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 26 मल्टीप्लाई 26, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 और x अपॉन 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है। तो देखिए 2 से कट हो जाएगा 13 बार में, 2 से कट हो जाएगा 13 बार में, तो कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 13 इंटू 13, और 13 इंटू 13 कितना होता है 169, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 250 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है, 250 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 10, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 250, दो बार हो जाएगा ना जब इसका स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा x, और इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, तो बस ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 250 इंटू 250, नीचे आ जाएगा 10 इंटू 10, इधर क्या हो जाएगा x, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, और 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, कंपेयर द रेशियो, मतलब आपसे पूछा गया कि 2/3 बड़ा है या 4/7, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, ठीक है। ट्रिक क्या थी उसमें, बड़ा छोटा कैसे पहचानते हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 14, 7 2 जा 14, और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 3 4 जा 12, तो 14 बड़ा है कि 12 बड़ा है, 14 बड़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 2/3 इज ग्रेटर देन 4/7, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, 342 197 को मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। 342 197 को मल्टीप्लाई करना है 9999 से, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट वाले को हम देख के काउंट कर लेंगे, तो लास्ट में देखिए काफ़ी ज़्यादा नंबर तक, मतलब ये यहाँ से इतने नंबर सब में सेम है, तो आप ऐसे नहीं पता कर पाएंगे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट इसको थोड़ा सा शार्प तरीके से समझें, देखें 342 197, और इसको हमने क्या लिख दिया, अब इसको आप 4 है ना, तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 9999 है, तो इसको हमने क्या लिख दिया 10,000 लिख दिया। अब उसमें से एक घटा देंगे तो 9999 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 342 197, और कितने जीरो हैं 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। फिर इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और लगेगा कि यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, तो ये उतना ही आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 9 1 2 है ना 4 3, अब यहाँ पे क्या करते हैं माइनस, तो जो माइनस करने पे आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और 6 में से 4 गया 2, 9 में से 3 गया 6, तो इतना डाटा तो आपको सब में सेम मिल रहा था, ठीक है। अब आपको यहाँ से बस काउंट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा 3421, तो जिसमें 3421 होगा वही आंसर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 25% देन एरिया इज इंक्रीज बाई, है ना। अगर मान लीजिए मैंने इसका देखिए एक तरीका बताया था वो वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैजिकल वाला मेथड्स है ना, तो इसको दो तरीके से देखिए,
अगर मान लीजिए कि 100 था इसकी लंबाई, 100 थी इसकी चौड़ाई, भाई स्क्वायर है तो इसकी दोनों लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 4 जीरो आ जाएगा ना, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये एरिया हो गया। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या हुआ कि ए कितना बढ़ गया 25%, यानी 125 ए हो गया और 125 ए हो गया। तो जब इसका इसमें गुणे करेंगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 15,625। ठीक है, तो ये दूसरा वाला एरिया हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ तक आने में 10,000 से कितना हो गया 15,625, यानी 5,625 की वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा 10,000। ठीक है ना, जो इनिशियल वैल्यू नीचे आती है इसको मैंने बताया हुआ है, आप पुरानी वीडियोज को देखिए वहाँ समझ में आ जाएगा। और अपॉन इंटू 100%, तो यहाँ देखिए दो जीरो कट जाएगा, और 2 जीरो वाले से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 56.25% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, तो पूरा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए या मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको बता दूंगा। अब उसके बाद इसी को अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अब देखिए 25% की वृद्धि हुई है, तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था परसेंटेज चेंज वाला। ठीक है, क्या था वो कि x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वृद्धि हुई है 25% की, यानी प्लस की बात करेंगे तो यानी 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 अपॉन 100, तो 25 जोड़ा आपने तो कितना आ गया 50। अब यहाँ पे देखें 25 इंटू 25 करेंगे तो 625, और नीचे क्या है 100, तो हो जाएगा 50 प्लस 6.25 आ जाएगा, और इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 56.25%, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ब्लॉक पे अगर हम लोग क्या करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इट चेंजेज इट्स पोजीशन, तो क्या करता है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। मान लीजिए ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि क्या हुआ, अरे भाई अगर वो पोजीशन अगर अपनी वो चेंज करे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वर्क हुआ। अगर जैसे एक बहुत बड़ी दीवार है, ये क्या है दीवार है, अगर यहाँ पे आप बल लगाते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो यहाँ पे होता है नो वर्क डन। ठीक है, बट अगर वही दीवार में चेंजिंग आ जाती है, अगर वो पोजीशन यहाँ पे चेंज कर लेता है अपनी पोजीशन, तो इसका मतलब है कि वर्क डन, यानी वर्क हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब कार्य हो चुका है, कार्य हुआ है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखें वर्क डिपेंड्स अपॉन, तो वर्क किस पे डिपेंड करता है, तो F इक्वल टू आपने पढ़ा है मास इंटू, वर्क किस पे डिपेंड करता है ना, यहाँ F क्यों लिख रहे हैं, वर्क डिपेंड्स अपॉन, वर्क का मतलब कार्य, कार्य बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर नहीं सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, सही है। द डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट मूव, यानी जिसके बीच में ऑब्जेक्ट मूव करता है, यानी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ए भी सही है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगला देखिए द टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल इन अ, अगर दो डायगोनल इफ द टू डायगोनल्स यानी दोनों विकर्ण आर नॉट नेसेसरली इक्वल इन अ, दोनों डायगोनल किस में जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की साइडें बराबर होती है, सारे एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके डायगोनल क्या होने हैं बराबर ही होने हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, तो इसके विकर्ण बराबर होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ बोला है किसके नहीं होंगे। अब स्क्वायर की भी अगर आप बात करें तो यहाँ पे सारी साइडें भी बराबर होती हैं और सारे एंगल भी बराबर होते हैं, तो इसके भी डायगोनल बराबर होंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगर रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में क्या होता है कि सारी साइडें तो जरूर बराबर होती हैं। ठीक है, रोम्बस कुछ इस तरह का होता है ना, रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में सारे साइडें तो बराबर होती हैं, बट सारे कोण आमने सामने के कोण जरूरी नहीं, सारे कोण बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि अगर सारे कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सारे कोण बराबर हो जाएंगे, सारी भुजाएं बराबर है तो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारे कोण बराबर हो, तो अगर यहाँ पे सारे कोण बराबर नहीं है तो आपको यहाँ फिगर में भी दिख रहा होगा कि इसके डायगोनल बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी का मतलब रोम्बस यानी समचतुर्भुज। क्यों होगा, क्योंकि इसके सारी भुजाएं तो बराबर होती हैं बट सारे कोण बराबर नहीं होते,
इसलिए इसका डायगोनल बराबर यानी इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखें, द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट। तो कोई एक पैरेललोग्राम ले लीजिए, पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज अपने मन से ऐसे ही बना लिया। तो बोला है कि इसके एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब आसन्न भुजाओं के कोण। तो आसन्न भुजाओं के कोण कौन से हो जाएंगे, जैसे आसन्न कोण कौन से होंगे, बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण का मतलब एक भुजा पे दो कोण बने हो, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि ये कितना है, मान लेते हैं 72 डिग्री है। ठीक है, इसको कितना मान लिया, 72 डिग्री। तो इसके सामने का कोण भी 72 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में इतना होता है। आप इसको चाहें तो 72 अगर आप नहीं मानना चाह रहे हैं तो चलिए हम इसको मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 90 मान नहीं सकते, चलिए 80 मान लेते हैं। आपका जो मन करेगा वो मान लीजिएगा। 80 हो गया, तो अगर ये 80 है, ठीक है, तो 160 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तभी तो ये टोटल 360 होगा, 100 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला क्या है इसने कि जो आसन्न भुजाएं हैं, जो आसन्न कोण है उनका बाइसेक्टर यानी उनका अर्धक। तो देखिए ये इसका अर्धक अगर आप करेंगे तो इधर जाएगा, और इसका अर्धक करेंगे तो इधर आएगा। ठीक है, तो इसका अर्धक का मतलब हो गया 40 डिग्री, भाई 80 का आधा 40, और इसका अर्धक हो गया 50 डिग्री। ठीक है, तो ये जो अर्धक हैं एक दूसरे को कितने कोण पे काटते हैं, मतलब आपसे ये वाला कोण पूछा है। तो अगर आप इस त्रिभुज में देखें तो एक हो गया 40, एक हो गया 50 यानी 90, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बट आप सोच रहे हैं कि सर ने 80 और 100 क्यों लिया है ना, तो चलिए कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, आंसर तो एक ही आना चाहिए ना हर केस में, तभी तो सही माना जाएगा। तो हमने इसको मान लीजिए, हमने इसको क्या मान लिया, 70, तो इधर भी हो गया 70, तो ये कितना हो जाएगा, 110 और 110। ठीक है, अब इसका आधा करेंगे तो 35, ठीक है, और इसका आधा करेंगे तो 55। तो 35-55 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, यानी फिर भी ये कितना मिल रहा है, 90 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब कोई भी एंगल लेंगे तो यही आंसर सही होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि मैं वीडियो रेगुलरली अपलोड कर सकूँ। ठीक है, अब आगे देखें, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब होता है खटभुज। खटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं। तो पूछा है कि इसमें कितने विकर्ण होंगे, तो आप इसके लिए फार्मूला याद कर लीजिए कि n-3/2 ये होता है विकर्णों की संख्या का फार्मूला, विकर्णों की संख्या। तो चाहे जितनी भुजा वाला रहे इसका फार्मूला यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब चतुर्भुज की बात करते हैं तो 4-3 यानी कितना आया, 1/2 यानी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो मतलब ये फार्मूला बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे खटभुज बोला है, हेक्सागोन बोला है, यानी 6 भुजाएं, तो n की जगह पे आपको 6 रख देना है। 6-3/2, तो 2 से इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 × 3 यानी आंसर कितना आ जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल ये फार्मूले को याद रखना है, चाहे वो हेक्सागन बोले, चाहे हेप्टागोन बोले, या ऑक्टा बोले, कुछ भी बोले, आप यहाँ पे बस नंबर ऑफ साइड्स को रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। 3/5 को बोला है कि परसेंटेज में बदलिए, तो इसके लिए आपको इंटू 100% कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। 5 से इसको कट करेंगे तो 20, और 20 × 3 कितना होता है, 60। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60%। 0.8% व्हेन एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल इज, मतलब इसको दशमलव में बदलना है। सिंपल है, परसेंटेज वाले जितने वीडियोज हैं सब जरूर देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए परसेंटेज की जगह पे 1/100 आप लिखेंगे, ये मैंने बताया हुआ है। तो 0.8 अपॉन में कितना हो गया, 100। 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, यानी ये 0.2 अंक इधर खसकेगा। तो आप खसकाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, 8 लिखा और 1 जीरो पहले से ही है ना। अब देखिए पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो आप इधर जीरो बढ़ा लीजिए। अब इस पॉइंट को आपको खसकाना है, तो ये पॉइंट 1 अंक 2 अंक यानी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.008, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला। What list number must be subtracted from 176 to make it a perfect square number? तो मतलब 176 में से क्या घटाएं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं कि यह क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 176 के आसपास में अगर आप देखें
तो कौन कौन से नंबर पूर्ण वर्ग होते हैं। तो अपने सोचें कि अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 144 आता है। 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 169। 14 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 196। ठीक है। तो अब आप एक चीज देखें कि आपको ये नंबर कितना दिया गया, 176। तो 176 में से अगर आप कुछ घटाने की बात करेंगे तो कितना घटाएंगे, 176 में से कितना घटाएंगे कि 169 आ जाए, तो कितना घटाएंगे, 7 आप माइनस करेंगे। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्योंकि अगर कुछ कितना जोड़ें अगर बोलता तो आपको कितना जोड़ना पड़ता, 196 तक आना पड़ता, यानी आपको 20 जोड़ना पड़ता। तो 20 आंसर तभी होता जब जोड़ने की बात करता। ठीक है। बट यहाँ पे घटाने की बात किया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्लियर। क्योंकि जैसे ही 7 आप घटाएंगे 169 हो जाएगा। 169 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। क्लियर। तो आप कमेंट में जरूर करके बताइए कि सब कुछ क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, बोला है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या है जिसको न ही बनाया जा सकता है न ही मिटाया जा सकता है। तो एनर्जी, एनर्जी को न ही बनाया जा सकता है, ठीक है, और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। टू फाइंड एनर्जी वी यूज द फार्मूला। मतलब कौन सी एनर्जी है जिसको निकालने के लिए हम लोग mgh लगाते हैं। तो mgh किस में लगाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में। मैंने अभी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम किस फार्मूले का यूज करते हैं, mgh का। ठीक है। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व हो गए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं ताकि मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकें। ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेरी रहे आप मुझे ग्रुप में मुझे भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। और आप अगर कमेंट करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर शेयर करेंगे तो मैं रेगुलरली जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मेरे पास, करीब 15-20 तो मैं सबको सॉल्व करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। सब कुछ मैं सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।